अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो तीन मिनट देख लेते हैं और स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से। अच्छा, मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो हम तीन सर चार क्या डेट है ये? डेट जो है बस जनवरी के लास्ट में इंशाल्लाह। अच्छा, उसका जो है ना मिड टर्म का जो है इस दफ़ा पहले सारे आ जाएं फिर मैं बात करता हूँ उस हवाले से, मिड टर्म के हवाले से। फवाद अयाज। फवाद, आपका ताल्लुक किससे है? बैचलर किस चीज़ में आपका? फवाद अख्तर। एनर्जी में बैचलर एनर्जी में आपका? एमएस सर। नहीं, आप की बैचलर किस में? अंडर ग्रेड? इलेक्ट्रिकल है सर। इलेक्ट्रिकल है। जी सर। सही सही। और अयाज नूर? सर मेरा भी इलेक्ट्रिकल ही है। इलेक्ट्रिकल ही है ना? जी आप वो तो नहीं चाइना से जो करके आए थे, वही है ना आप जी, अयाज? जी सर जी। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में और स्टूडेंट्स पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। सर स्टार्ट कर लें क्योंकि टाइम भी कम होता है, लेक्चर वैसे हाँ, भी टाइम भी शॉर्टेज कम होता होता है, है, आप वैसे भी डाल 40 देते मिनट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने डिस्कस ये करनी थी कि इस दफ़ा जो है ना डीन साहब की तरफ से मैसेज आया है कि उन्होंने जो है ना अंडर ग्रेड यानी जो बैचलर के हमारे बैचलर का प्रोग्राम था उसका मिड टर्म इन्होंने ऐसे लिया है क्योंकि मिड टर्म में बहुत प्रॉब्लम्स ये आई थी लास्ट टाइम कि ईएलएमएस पे या एलएमएस पे जो है पेपर अपलोड नहीं हो रहे थे, फिर बास बच्चे पेपर दे नहीं सके। तो उन्होंने अंडर ग्रेड का इस दफ़ा ये किया है कि मिड टर्म की बजाय असाइनमेंट ले ली स्टूडेंट से, यानी 30 मार्क्स जो है हमारे मिड टर्म के हैं उसकी बजाय जो है वो आप असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन दे दें। ये इस दफ़ा उन्होंने बात की है। और असाइनमेंट जो है वो आपने सर हमें तो कोई ऐसा इशू आया ही नहीं था उसमें, जो था ना अपना मिड टर्म और जो हमारा फाइनल एग्जाम नहीं, हुआ आप था लोगों का एलएमएस नहीं या आया, लेकिन ईएलएमएस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उसको कंडक्ट कराना पड़ गया था उनको मिड टर्म का एग्ज़ाम जो है। तो एग्जामिनेशन वाले भी कह रहे हैं कि आप इसको सिंपल करें, सिर्फ फाइनल टर्म जो है वो हम ईएलएमएस पे ले लेंगे। इसमें ये कि आप 24 घंटे का टाइम देंगे और स्टूडेंट्स को जो है ना टॉपिक्स दे देंगे हम असाइनमेंट का। ठीक है, वो टॉपिक्स जो है आप ग्रुप वाइज जमा कराएंगे और आपको एक पर्टिकुलर 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। उस दौरान आपने वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है वो असाइनमेंट जमा करानी है। और फिर बाद में जो हम उसकी प्रेजेंटेशन लेंगे विच इज़ इक्वलेंट टू 30 मार्क्स। समझ में आया? किसी ने पूछना है तो पूछ ले। हाँ आ तो रहा है सर। हजम भी हो रहा है, खाली समझ में पर आ रहा फिर है? भी आई थिंक देखा जाए तो नहीं, वो वाला सही था सर। वो वाला देखें बात बराबर ही है, इसमें उसमें जो उसमें है ये ना उसमें ये था देखिए, हम टाइम बाउंड भी होते थे कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, बाकी जो डिसीजन होगा वो तो फिर यूनिवर्सिटी का ही। देखिए उसमें उसमें भी ठीक है, टाइम बाउंड था कि आपने 3 घंटे के अंदर अंदर करना है, लेकिन उसमें भी बराबर ही स्टूडेंट्स के जो आंसर जो थे वो बराबर ही होते थे हर सबके। मतलब ऑनलाइन में तो ये चल रहा है कि जो एक बंदे ने आंसर दिया है तकरीबन सबके उसी से मैच कर रहे हैं।
तो इस दफ़ा जो है मेरे ख्याल में इसको ऐसे रखा जाएगा कि हम जो है वो असाइनमेंट बेस्ड करेंगे और साथ में उसकी प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो 30 और वो 15 मार्क्स ऐसे अरेंज करेंगे उसके। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। तो सर इसका अनाउंसमेंट कब तक होगा फिर? सॉरी मैं डिस्टर्ब कर बस रहा हूँ। ये जनवरी के लास्ट में जो है हम मिड टर्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स कैसे जा रहे हैं? सर वो एनर्जी एफिशिएंसी वाला थोड़ा वो है, न्यूमेरिकल उसमें काफी अजीब से हैं, देख लें बस समझ आ जाए तो अच्छा है। वो डॉक्टर इरफान, राशिद अली। डॉक्टर राशिद साहब, हाँ एनर्जी, वो इंजीनियरिंग के पीएचडी है ना बेसिकली। जी। तो अच्छा है, कभी कभी बाकी तो सब अच्छा जा रहा है उसमें, पर जो न्यूमेरिकल है ना वो थोड़े टफ है। चलें न्यूमेरिकल दिमाग खोलते हैं, एक बात है। हाँ तो अच्छी बात है, कभी कभी जो है वो थियोरेटिकल के अलावा मैथमेटिकल भी पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। नहीं पढ़ अच्छा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था EIA चार्ट का। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि लिखने के लिए कोई बोर्ड नहीं है मेरे पास। तो मैं आपसे स्क्रीन पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि EIA। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कंजा, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्टार्ट करें हम। जी सर। स्क्रीन नज़र आ रही होगी सबको? आ रही है। ठीक है, अब लिखने के लिए मेरे पास तो बोर्ड नहीं है, लेकिन हम इस तरह इसके जो वर्ड की फाइल है इस पर मैं लिख लिख के जो है वो जो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि जो EIA है, EIA जो है, इसको बड़ा कर लूँ स्क्रीन को। EIA जो है उसका चार्ट कैसे है? चार्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ EIA, फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा? फर्स्ट स्टेप कौन सा था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। जी, कौन बताएगा मुझे? अमजद, पहला स्टेप कौन सा था हमारा? सर याद नहीं आ रहा मुझे। सिंपल है, मौजम साहब ने बहुत पढ़ाया है। सर वो मैंने स्किप किए थे उनके दोनों कोर्सेज। अच्छा स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट सबसे पहले स्क्रीन करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा? इसको मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि छनाई करना, छलनी से जैसे हम छनाई करते हैं और उसमें जो है वो साफ हो जाती चीज़। और आपने कभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी देखा होगा कि सबसे पहले एक स्क्रीन लगाई जाती है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम स्क्रीन करते हैं वेदर कि हमें EIA करनी चाहिए, वेदर टू कंडक्ट एन EIA और नॉट। अच्छा, बाहर के ममालिक में दुबई वगैरह में तो ऐसे है कि EIA करनी है या नहीं करनी, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग ये होती है कि वेदर टू कंडक्ट एन EIA और नॉट, या फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो अदर असेसमेंट मांगता है। हमारे पास जो है और कौन से ऑप्शन है इनमें, कौन बताएगा मुझे? वी हैव द ऑप्शन ऑफ IEE, या हमारे पास है IEE, हाँ ठीक है, EE। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम या किस पे जाएं, या फिर इन्वायरमेंटल चेकलिस्ट पे। मैनेजमेंट प्लान। वो मैनेजमेंट प्लान बाद में आता हूँ, उस पर बाद में आता हूँ। या हमारे पास ऑप्शन है, या हमारे पास ऑप्शन है कि या हम किसी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर चले जाएं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के ऊपर। ठीक है, सो वी हैव द ऑप्शन,
या तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम स्क्रीनिंग करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हम स्क्रीनिंग करेंगे प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट जो है उसको EIA की जरूरत है, EIA की जरूरत नहीं है, या EIA की जरूरत है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है, या उसकी भी नहीं है, या फिर उसको कोई और असेसमेंट चाहिए, लाइक उसकी कोई इनिशियल IEE मींस इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगा, या फिर उसकी कोई चेकलिस्ट बनेगी, या उसका EMP इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तो ये 3-4 ऑप्शंस है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। स्क्रीन मींस हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यानी हम उसको छनाई कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी EMP जमा होगी। देखिए अक्सर कंसल्टेंट जो है सिर्फ इसी चीज़ के पैसे ले रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जमा क्या होगा, सबमिट क्या होगा, इसकी EI होगी, इसकी IEE होगी, इसकी चेकलिस्ट बनेगी, इसका EMP बनेगा, या इसका कुछ और प्लान बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज द स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेप में वालेकुम अस्सलाम उस्मान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, सेकंड स्टेप में होगा, अच्छा अगर हम ये समझते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही होगी, तो रिक्वायर्ड, इफ यू थिंक दैट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप में, पहले में तो हो गया कि भाई EIA होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या कोई और असेसमेंट की जरूरत है। दूसरे स्टेप में इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, देन वी फाइंड आउट द, अब EIA चाहिए उसकी, तो हम उसका फाइंड आउट करेंगे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। स्कोप का क्या मतलब है कंजर, स्कोप का क्या मतलब है? सर कि इसका जो हम काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, जिसका जो हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है उसकी नेचर क्या है। गुड, यानी स्कोप क्या है उसका, उसका इम्पैक्ट का स्कोप क्या है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जी, नेगेटिव कितने हैं उसके, पॉजिटिव कितने हैं, एडवर्स है या एडवर्स और एडवर्स है या पॉजिटिव, नेगेटिव है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे उसके, और उसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, बेनिफिशियल। हाँ बेनिफिशियल, नेगेटिव, और फिर उसकी जो है हम वो मिटिगेशन कैसे देंगे। दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए, इसकी नीड है नहीं है, जैसे एयरपोर्ट बनाना है, अगर आपने, हमारे यहाँ जो है बैरिया टाउन एयरपोर्ट लगाने जा रहा है, तो अब वो एयरपोर्ट जो बनेगा तो उससे पहले उसकी EIA जमा होनी चाहिए, उसकी EIA नहीं होनी चाहिए, और अगर उसकी EIA होनी चाहिए तो उसका उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट मींस द गुड या बेनिफिशियल एंड एडवर्स environmental impacts related to project। ठीक है, यानी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या एडवर्स है, उसके बेनिफिशियली जो है वो किस हद तक है, और उसके अगर एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो उसको हम हाईलाइट करेंगे, उस पर हम क्या कहते हैं रोशनी डालेंगे। तीसरा क्या है इसके अंदर, फिर हम ये करेंगे कि इसके अंदर अगर फर्ज किया हमने फाइंड आउट किया है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है इसका एयरपोर्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हम हमारे लिए ज़रूरत है इसकी, या यहाँ पे जो है कोई शॉपिंग मॉल बनना चाहिए, गुलशन इकबाल में कोई शॉपिंग मॉल बनना चाहिए, या इसी तरह हम कहते हैं कोई बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो अब इसकी EIA होनी चाहिए, या लियारी एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, जो हमारा लियारी एक्सप्रेस वे बना था इसकी EIA हुई थी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुई थी। तो अब बेनिफिशियल तो है क्योंकि बढ़ती हुई ट्रैफिक के लिए आपको जो है एक एक्सप्रेस वे चाहिए जो कि लियारी से और जो है आपको सोराब गोट पेनिंग पूरा कराची कवर करवा दे, बिल्कुल इसका स्कोप अच्छा है प्रोजेक्ट का। लेकिन अब दूसरी तरफ उसका वो भी देखेंगे कि इसके एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्या कोई आबादी है जो डिस्टर्ब हो सकती है, कोई फ्लोरा फाना डिस्टर्ब हो सकता है, कोई एस्थेटिक वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये सारा हम इसमें देखते हैं। ठीक है, स्कोप सेकंड स्टेप में हमने ये फाइंड आउट करना है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, और थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने जब स्टार्ट कर दिया उसका प्लान कर लिया तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल बी इन थर्ड स्टेप, कि हम उसको जो है पब्लिक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, पब्लिक
कंसल्टेशन की तरफ लेके जाएगी। ये मुझे आप रोक दीजिएगा अगर किसी को कुछ समझ में ना आए। तीसरा ये कि पब्लिक कंसल्टेशन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। पब्लिक कंसल्टेशन रिगार्डिंग या रिलेटेड टू पब्लिक of that area which are directly or indirectly affected with the project। उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो इफेक्टी होंगे, उनसे हमने कंसल्ट करना है, क्योंकि बाद में उसी प्रोजेक्ट पे वो लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे चुका हूँ कि लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो गरीबाबाद के नीचे जो है कच्ची आबादी रहती थी, तो अब स्कोप तो है कि भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को लगाना नागुज़ीर है, लाजमी है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट लगाना है, लेकिन दूसरी तरफ एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक ऑफ दैट एरिया, उस जगह के लोग, उन्होंने शोर मचाना है, क्योंकि जब उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। अब हमारे यहाँ जो है नया जो है प्रोजेक्ट कौन सा शुरू हो रहा है, उसकी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अभी? KCR, पता है ना KCR? ये मैं जरा पार्टिसिपेंट्स भी खोल लेता हूँ। KCR, फवाद क्या काम है इस KCR का? KCR क्या है ये? सर्कुलर रेलवे सर, वो सारा सर्कुलर जी कराची शहर के अंदर लोकल चलेगी। कराची सर्कुलर रेलवे। उस्मान अकबर जी सर। उस्मान क्या स्कोप है इस प्रोजेक्ट का? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कराची सर्कुलर रेलवे स्टार्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर बिल्कुल स्टार्ट होनी चाहिए सर। गुड सर जो पहले जो पुराना सिस्टम था रेलवे का, उसी को रिस्टोर करने जा रहे हैं। रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो क्या इसको फिर इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करना चाहिए इसका? नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ ये तो बंद ही नहीं होना चाहिए था। ये बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बंद हो गया किसी वजूहात की बिना पर। और उन जगहों पे जहाँ पे सर्कुलर रेलवे जा रही थी, लोगों ने वहां पे बिल्डिंग्स भी तामीर कर ली। तो बेनिफिशियल तो है एक तरफ, तो उस्मान साहब कह रहे हैं कि भी बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट, हमें KCR स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि कहाँ से, पिपरी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? हब तक जाएगी। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोले। सर ये मसला जो है ना ट्रांसपोर्ट का, सर्कुलर रेलवे तो हल नहीं होगा जब तक हम ये बाइक्स पर जो ना पाबंदी नहीं लगाएंगे ना, या मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। अरे यार बाइक तो मैं भी यूज करता हूँ। सर वो आप करते हैं वो गलत बात है, लेकिन सर मसला कहने का ये है कि हर बंदा अपनी सहूलत देख रहा है। अब वो सर्कुलर रेलवे चल भी जाएगा, लोग बोलेंगे कौन जाएगा स्टेशन तक, कौन वहां से रिक्शा करेगा, चिंची में बैठेगा, फिर वो रेलवे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि सर इसकी जो स्टेशन है ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के स्टॉप पर है। और हर बंदा कहता है छोड़ो भाई चक्करों को, बसों को भी छोड़ो, बाइकों को इस्तेमाल करो, इससे ट्रैफिक होता है, पोल्यूशन होती है, कार्बन इमिशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी बात हर सही बंदा है, लेकिन दुबई कह रहा हूँ, सॉरी, मुंबई में जो है आपको पता है कि एक वास्ट, आपको मुंबई जो है इस लाइक का थर्ड, बाकी कराची जो है उसका 1/3 है, मुंबई 3 गुना इससे ज्यादा बड़ा है। तो आपको पता है सर्कुलर रेलवे चलती है वहाँ पे, और वो बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर पे जो बूढ़े हैं, जो कि बाइक नहीं चला सकते या बाइक पसंद नहीं करते, और जिनका रूट क्या है, एक फर्ज किया, मेरे जानने वाले थे वो एटॉमिक एनर्जी में काम करते थे यहाँ पे हब की तरफ। उनका घर कहाँ पे था? उनका घर जो था वो इधर पोर्ट कासिम की तरफ था। तो अब इतनी बड़ी ट्रैवलिंग करनी है जिसने, यानी पूरा 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है, तो अल्टीमेटली वो बाइक पे नहीं कर सकता, वो उसको कोई चाहिए, बड़ा रूट, लंबा रूट चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ये। लेकिन दूसरी तरफ इसके एडवर्स एनवायरनमेंट सर कराची में जो पॉपुलेशन है ना, वो बेसिकली ज्यादातर यंग लोग पर डिपेंड करती है। तो अगर आप निस्बतन देखें ना, तो ज्यादा कराची में यंग लोग हैं। वो तुम्हारी बात सही है सर। वो आप क्या बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट पूरे दिन बाइकों पे घूम लेते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये फालतू भी घूम रहे होते हैं लोग सर बाइकों पर। नौजवान लोग हैं भाई ये तो। चलो बाहर सर ये तो मसला है सर। मैं कहता हूँ बाइक जो है कम से कम 3 लाख रुपए तो चाहिए, ताकि हर बंदा ना खरीद सके उसको। हाँ ये है कि बाइक, हाँ हेलो, लेकिन सर अब शहर की डायनेमिक्स वगैरह भी तो सर हमारी चेंज हो चुकी है, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। जो पहले का जो सर्कुलर रेलवे था वो एक 70s का चला आ रहा है, जब शहर हमारा बहुत छोटा सा था। अब तो सर वो फैल गया है, वो तो बिल्कुल एक सेंटर की रेलवे स्टेशन वो सारे बन के रह गए।
हाँ अब तो यही है कि इसको और सर ये बिल्कुल सही कह रहे मजीद हैं, और देखें जब रेलवे बन अगेन जाएगा ना तो लोग ये इसमें बहुत सारी पागलों की बातें तरह आ रही घुस है रहे ना, होंगे, एक्सीडेंट हो रहे होंगे। ये बहुत सारी बातें आ रही है ना, फवाद राहील और ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें सामने आ रही है ना, तो ये इन्हीं चीजों को सामने रख के ना हम क्या करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं कि प्रोजेक्ट ये ना लोगों से राब्ता नहीं किया और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, और बाद में जो है वहीं के जो लोकल पीपल होते हैं वो खड़े हो जाएंगे, भाई हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था, या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में इन चीजों को सामने रखना चाहिए था, तो देन वी हैव टू कंसल्ट द पब्लिक ऑफ दैट एरिया। अब कराची सर्कुलर रेलवे, तो उसके लिए इस्लामाबाद वालों को नहीं बिठाया जाएगा, उनका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दे डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ट्रैफिक ऑफ द ह्यूज सिटी, उनको नहीं पता इस कराची के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो लाहौर वालों से रब्ता नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें उस जगह के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये ना हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें और बाद में फिर वही लोग खड़े हो जाएं, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज पब्लिक कंसल्टेशन, और उसके बाद आता है हमारा, अच्छा फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ मैंने सही लिखा नहीं लिखा, फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट बताए, हसन, उस चार्ट में फोर्थ स्टेप में क्या आएगा? सर जब आप आगे बढ़ाएंगे पता चल जाएगा। हसन बताएंगे। सर फिजिबिलिटी किस चीज की? सर इसमें फिर ये रिपोर्ट पब्लिक कंसल्टेशन के बाद फिर ये ईपीए में जमा करवाते हैं ना रिपोर्ट, क्या जमा वहां से फिर अप्रूवल मिलता है। ठीक है, वो उस रिपोर्ट, सर जो ईआईए की रिपोर्ट होती, उस रिपोर्ट को यहाँ में जैसे स्क्रीनिंग मैंने कहा, फिर ईआईए रिक्वायर्ड है, फिर किस स्टेप पे मैंने पब्लिक कंसल्टेशन कहा, फिर मैंने उसे कहा पब्लिक कंसल्टेशन करने के बाद मैं उसकी एक रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, तो रिपोर्ट फाइल के अंदर मेरा मेन एरिया क्या होगा, वो होगा इम्पैक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड देयर मिटिगेशन, ठीक है। यानी तीसरे नंबर में मैंने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, फर्स्ट के इम्पैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इम्पैक्ट्स दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इसी तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि मैं केसीआर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि वहां की हमें पॉपुलेशन को रिमूव करना है जो वहां पे ऑलरेडी सेटल्ड है इस दौरान में, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, उनको अल्टरनेटिव देना है। तो दूसरा क्या है कि भाई दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई जब मैं कराची सर्कुलर रेलवे स्टार्ट करूंगा, या कोई भी, मैं फर्ज के एयरपोर्ट की बात करता हूँ, मैंने बहरिया टाउन में एयरपोर्ट बनाना है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली में बहुत सारा फ्लोरा फाना और उसके पीछे जो बिल्कुल एक नेशनल पार्क है वो डिस्टर्ब होगा, नॉइस जनरेशन होगी, एक हमारा आपको एक बिल्कुल चटियल ग्राउंड चाहिए, तो हमें क्या चीज रिमूव करनी पड़ेगी, वहां पे छोटे छोटे जो पहाड़ बने हुए टीले कह लें आप उसको, वो रिमूव करना है, अर्थ की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, हाँ भाई लोगों को रोजगार मिलेगा सबसे पहले, फिर क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये होगा कि भाई एक सिक्योर हमें एयरपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स पॉपुलेटेड एरिया से दूर हो जाएगा, हाँ पॉपुलेटेड एरिया से दूर हो जाएगा और एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, जैसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट हम दोनों लेते हैं और इसको कहते हैं इम्पैक्ट्स आइडेंटिफिकेशन मिटिगेशन, और फिर हम उसके रिपोर्ट फाइल करते हैं, एक रिपोर्ट बना के उसको फाइल करते हैं टू द कंसर्न्ड एजेंसीज। मैं लिख देता हूँ, टू द कंसर्न्ड एजेंसीज कौन होती है, लाइक वी हैव हियर, यहाँ पे सीपा है पंजाब की, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। हाँ जी पूछिए। सर ये हम लोग रिपोर्ट हम लोग मिटिगेशन के बाद नहीं सबमिट करवाएंगे? देखिए मिटिगेशन ये सारी चीजें लेके वही पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया जब हमने एनालिसिस की, देयर प्रोपोज्ड मिटिगेशन, ठीक है, इसकी हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, सही है, ठीक है। प्रोपोज्ड मिटिगेशन, प्रोपोज्ड क्यों कह रहा हूँ मैं जी सर, क्योंकि सर हम लोग रिपोर्ट के बाद ही तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि जी प्रपोज्ड होगी सारी, कोई ये लिखत पढ़त में होगी, वो कोई प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगी, वो मतलब वो उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस शुरू में नहीं होगी, तो हम प्रपोज देंगे उसको कि भाई ये प्रॉब्लम आएगा तो हम यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन ये है, नॉइस होगा तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, हम इतना ट्री रिमूव करेंगे तो उसका सोल्यूशन ये होगा। तो रिपोर्ट फाइलिंग के अंदर हम ये
जो रिपोर्ट फाइल करेंगे इसके अंदर सारी चीज़ें लोगों से राब्ता करके उनकी व्यूज लेके फिर उसकी मिटिगेशन देके रिपोर्ट फाइल करेंगे उस कंसर्न एजेंसी को। फिर 5th स्टेप में क्या होगा, वो कंसर्न एजेंसी क्या करेगी, अगेन इसको कहाँ लेके जाएगी, पब्लिक हियरिंग पे। गुड, जबरदस्त। अगेन पब्लिक हियरिंग पे सर। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, जबरदस्त। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन इस वक्त पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस सूरत में होगी, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक विल बी इन्वॉल्व हियरिंग, पब्लिक जी हियरिंग, जी, इन द पब्लिक फॉर्म हियरिंग ऑफ पब्लिक हियरिंग। पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक हियरिंग में क्या फर्क है? सर पहले तो हमने इश्यूज से रिलेटेड उनसे डिस्कशन किया, इश्यूज उसके से बाद फिर रिलेटेड हमने डिस्कस जो किया। अपनी आप रिपोर्ट पब्लिक इन्वॉल्व बनाई क्यों है कर रहे हैं? फिर उसको हमें पब्लिक करना है। हाँ, उसको पब्लिक करना है कि हमने ये प्रॉब्लम हमें मिला था, अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये इम्पैक्ट्स हमने स्टडी किए और हमारे मुताबिक ये इसका मिटिगेशन है, ये प्रपोज्ड मिटिगेशन है। तो पब्लिक इस हवाले से क्या अगेन अपनी राय क्या देती है, दिस इज कॉल्ड द 5th स्टेप, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट की एक्सपर्ट कमेटी में था, तो प्रोजेक्ट था राबी के हवाले से, ये तारिक रोड पे एक बिल्डिंग बन रही थी, हाई राइज बिल्डिंग, एक शॉपिंग मॉल बन रहा था, सॉरी। तो आपको पता है तारिक रोड जो मेन है ऑलरेडी इस पे अच्छे खासे शॉपिंग मॉल बने हुए और वो तकरीबन कमर्शियल हो चुका है सारा। तो ये बिल्कुल मेन रोड से अंदर की तरफ ना एक शॉपिंग मॉल बना रहे थे, जिसकी अगेन ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रहा था। यानी आपको पता है जब तारिक रोड पे या बहादराबाद पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है कि वो ट्रैफिक अमूमन जैम ही चल रहा होता है, पार्किंग का इशू है। तो वहाँ पे बात उठाई गई थी कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि पहले से ही वो ओवर क्राउडेड है, वो जगह जो है, वो इलाका जो है, इतने शॉपिंग मॉल बन चुके हैं कि वहाँ पे मजीद शॉपिंग मॉल की गुंजाइश नहीं। अगर हम मजीद शॉपिंग मॉल बनाते हैं तो ट्रैफिक, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा। तो दिस इज कॉल्ड, फिर अब ये इशू हम उसके मिटिगेशंस के साथ लेके जाते हैं लोगों के सामने, पब्लिक इन्वॉल्व करते हैं। हाँ भाई, पब्लिक की क्या हम मिटिगेशन क्या दी, जो कंसल्टेंट था उसने कहा कि नहीं भाई हम पार्किंग के लिए जो है वो वहाँ पे लोगों को जो है ना अलाउ नहीं करेंगे गाड़ियों को। तो बहरहाल उसने प्रपोज मिटिगेशन दी कि प्रोजेक्ट लगने के बाद जो है हम गाड़ियों को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे या वैले पार्किंग देंगे। तो ये सारी प्रपोज मिटिगेशन होती है। तो उसके बाद वो मिटिगेशंस लाके हम दोबारा एक्सपर्ट्स के सामने या पब्लिक के सामने इसको हेयरिंग में रखते हैं कि आप अब इसके अब आपकी क्या राय है, हमारी मिटिगेशन ठीक है या हमारी मिटिगेशंस अभी भी पूरी नहीं है। तो उसमें एक्सपर्ट्स फिर राय देते हैं अपनी। तो दिस इज कॉल्ड 5th स्टेप। फिर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या होता है, अगर हमारे जो 6th स्टेप होता है, 6th स्टेप जो होता है उसके अंदर होता ही है कि whether the project should be started, या क्या कहते हैं, आपकी जो फाइल हुई है वो एक्सेप्टेड है तो दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा या एक्सेप्टेड है, और अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। हाँ, अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड कर दें, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कर दें। अगर रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट है तो फिर तो शुरू हो जाएगा काम। इफ एक्सेप्टेड मैं लिख देता हूँ नीचे, if accepted then project will start। ठीक है, project will be started। अगर रिजेक्ट हुआ है, if rejected, फिर क्या करेंगे कंजा? फिर सर रीडिजाइन करेंगे दोबारा से प्रोजेक्ट को, दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा इस स्टेप पे जाएंगे जो हमारा स्कोप वाला स्टेप है। ठीक है, दोबारा हम स्कोप पे जाएंगे और वहां से उसकी मिटिगेशन देखेंगे। देन मूव टू दी अबव स्टेप्स अगेन। ठीक है, दोबारा हम इम्पैक्ट स्टडी करेंगे उसकी और फिर उसकी मिटिगेशन लेके दोबारा उसको फाइल करेंगे। तो ये है हमारे, मैंने तो इसको 6 स्टेप्स के अंदर इसके चार्ट को जो है समराइज किया है। सो वी हैव हियर EIA चार्ट फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। चार्ट क्या है, सबसे पहले हमारा स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, EIA की जरूरत है नहीं है या कोई और असेसमेंट चाहिए इसको। सेकंड स्टेप में अगर EIA जरूरत है तो हम इसको प्रोजेक्ट्स के हम जो है पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। फिर पब्लिक की राय लेने के बाद हम रिपोर्ट फाइल करके उसकी इम्पैक्ट्स और प्रपोज्ड मिटिगेशन स्टडी करके रिपोर्ट फाइल करेंगे एजेंसी को। अच्छा, एजेंसी क्या करती है रिपोर्ट फाइलिंग के बाद?
क्या करते हैं हमारे यहाँ, क्या प्रोसीजर है उस्मान? सर्वे करते हैं। क्या करते सर दोबारा रिपीट करेंगे सवाल? मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट बनाने के बाद हम एजेंसी में जमा कराते हैं, एजेंसी क्या करती है? मैं सर्वे करेगी, एनओसी इशू करती है सर, डायरेक्ट एनओसी इशू कर देती है। तो पहले सर्वे ही करेगी, वो आएंगे देखने के लिए। नहीं, अमजद क्या करते हैं? प्रॉपर्ली उसको रिव्यू करते हैं, कुछ उसमें कमी पेशी जो होती है फिर उसके अगेंस्ट उसको नोटिस देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में आप ये सबमिट करें। देख लो, सोच लो, सही कह रहे हो नहीं कह रहे? आसान। मैंने तो यही प्रैक्टिस देखी है, पता नहीं। सर लेटर तो वो सर ऐसे इशू कर देते हैं। नहीं भाई, लेटर ऐसे नहीं इशू होता, ऐसे नहीं होता। ईआईए में क्या होता है, जब हम इम्पैक्ट स्टडी मिटिगेशन करके, आपको पता है ये जो रिपोर्ट होती है ये 1 महीने के लिए उस एजेंसी की मेन वेबसाइट पे चली जाती है। ईआईए रिपोर्ट जो है, यानी आपने उसको पब्लिश करना है, लोगों के सामने लेके आना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि अखबार में ऐड दिए जाते हैं, ठीक है? ये तो पता होगा ना आपको, अखबार में ऐड देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसकी रिपोर्ट फाइल हुई है, अगर आपको किसी को कोई कंसर्न है तो उसको स्टडी कर ले। और इसी तरह हम क्या करते हैं, उसकी जो एक सॉफ्ट कॉपी है वो हम उस एजेंसी जो है वो उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देती है कि कोई भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। आप कभी भी जाके देखें, जो इनकी वेबसाइट्स हैं उस पे ईआईए रिपोर्ट पड़ी होती है। ठीक है, ये शोर जरा कम कीजिएगा। अरशद या फवाद, जिसकी भी आवाज आ रही हो अपने साइलेंट कर लें। 150 रुपए नहीं, अरशद 150 का नहीं है, अरशद यकीन करो नहीं, और महंगा हो गया, पहले तो 170 का हो गया। नहीं दे दो और, अरशद आवाज बंद करो अपनी। अरशद, अच्छा जी, इसके बाद पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है। मिटिगेशन रिपोर्ट फाइल करके वो वेबसाइट पे पड़ी रहती है 1 महीने तक के लिए, और उसके बाद हम अखबार में एडवर्टाइज देते हैं। ये प्रोसीजर है ईआईए रिपोर्ट की फाइल का। जब भी आप खुद भी कोई अगर ईआईए की रिपोर्ट जमा कराएंगे तो उसके बाद जो है उसका अखबार में ऐड दिया जाता है कि इस दिन जो है इसकी हियरिंग है और आप लोग इसकी हियरिंग में आ जाएं। ठीक है, आप बहुत सारी रिपोर्ट देखेंगे जो कि वेबसाइट पे पड़ी हुई होगी। मैं इसको नेक्स्ट सेशन में दिखा भी दूंगा आपको। फिर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद पब्लिक इन्वॉल्व करते हैं थ्रू पब्लिक हियरिंग। उस पब्लिक हियरिंग में जनरल पब्लिक आती है, कोई भी आ सकता है, वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, वहाँ के लोकल्स भी आ सकते हैं, और इसी तरह अखबार के सहाफ़ी भी आके बैठते हैं और ट्रैफिक वाले भी आके बैठते हैं। तो ये सारे पब्लिक इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। फिर 6 स्टेप में एजेंसी डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो कि किसी भी ईआईए स्टडी के अंदर हम लेते हैं। अच्छा, फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि अदर असेसमेंट जो होती है वो क्या है, जैसे IEE क्या चीज़ है, चेकलिस्ट क्या होती है, EMP क्या होती है, और ये नॉर्मली इन 3 के अंदर अदर असेसमेंट्स के अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये आप 6 स्टेप्स याद रखिएगा ईआईए की स्टडी के अंदर। ये मैं पूछ भी सकता हूँ, तो ये शेयर कर दो आप लोगों को। जी सर, अपलोड कर देना। ये सेव करके मैं आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और सेशन रखना है या कल रखें? सर अब संडे को कर लेंगे। कल ही कर ले, कल कर ले। कल भी है, कल हमारी क्लासेस हैं संडे। सर संडे स्किप कर दीजिएगा, अभी कर ले, इतने करने। मैं भाई तुम तो फ्रेश होते हो। सर कल क्लास भी संडे है। को इतनी अर्ली मॉर्निंग मत करिएगा। संडे को अर्ली मॉर्निंग 10 से 1 क्लास है ना, फिर 2 से 5 और भी क्लास होती है। सर 11 बजे से कर लिएगा। क्लास का टाइम है ना सर, उसी टाइम पे रखा करें ताकि आराम से सब ले सकें। सर बड़ा मुश्किल हो जाती है फिर। नहीं, मसला पता है क्या होता है, लास्ट टाइम जो था वो पूरे जो ब्रेक डाउन हुआ था
उसकी वजह से मैं क्लास ले नहीं सका, तो सारी रात बिजली नहीं थी। सर संडे सही है सर। संडे को ले लूंगा मैं। एक सेशन अभी रख लूं, इसके बाद 5 मिनट बाद नहीं रखूं? रख लें मैं सर। अवेलेबल नहीं होगा, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। चलो फिर मैं संडे को रख लिख लेंगे। लूंगा। ठीक है, संडे को संडे को सर दो जी सर, संडे बेहतर है। दो सेशन संडे को 2-3 सेशन रखेंगे फिर हम, 2-3। सर फिर सर अभी हमारा ले LMS नहीं है ना क्या? LMS मुझे नहीं पता, मैं तो अपलोड कर रहा हूँ LMS पे। संडे को थे। सर संडे कर लें, बेहतर है। काइंडली सर ठीक है, संडे को इंशाल्लाह। संडे की टाइमिंग टाइम बता दे टाइम। वही 10:30 साढ़े 10 बजे तक, सुबह। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और मिड टर्म के हवाले से ही बता दो मुझे भाई। सर मिड सर टर्म मैं कब तो से कह रहा हूँ स्टार्ट है? LMS पे ले लें। LMS पे नहीं ले रहे हम इस दफा। ये सर LMS पे ले लें सर, असाइनमेंट में बहुत क्या कह रहे हो? अच्छा, हमने ये भी डिस्कस करना है आप लोगों का ग्रुप बना के कि भाई कौन कौन सा ग्रुप है और आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स की असाइनमेंट जमा करानी है जो कि मिड टर्म के इक्वलेंट काउंट होंगी। सर हमारे मिड टर्म कब से स्टार्ट है? बस ये जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्ट में शुरू करेंगे। ऑनलाइन होंगे सर? ऑनलाइन होंगे। अच्छा मैं अटेंडेंस ले लूं? अटेंडेंस ले लूं मैं? मोहम्मद जी उमर, सर। मोहम्मद उमर, सर लेने। प्रेजेंट सर। कंजा, यस सर। मोहम्मद राहील, यस सर। अरशद इसरार, प्रेजेंट सर। फवाद अख्तर, जी सर। जवाद नाजिम, यस सर। अच्छा उस्मान अकबर, जी सर। एहसन खटक, प्रेजेंट सर। इरफान खटक हियर विद एहसान खटक। चलो ठीक है, माशाल्लाह। आ गए वापस इरफान? जी सर आ गए इरफान भाई। चलो जी सर आ गया हूँ सर। चलो ओके सर जी, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके। अच्छा अमजद हुसैन, यस सर। अच्छा अयाज नूर, यस सर। हसन अहमद कुरैशी, सर ये अपलोड कब करेंगे अटेंडेंस? प्रेजेंट सर। अम्मा क्या नाम है, हसन अहमद कुरैशी हो गए, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद राहील, यस सर, मोहम्मद तहसीन। ठीक है, सर सैयद, मोहम्मद राहिल हो गई सर अटेंडेंस। अच्छा सैयद अनस, यस सर। ओके। कोई रह तो नहीं गया? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट आ रही है, डिस्टॉर्शन है सर। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन रखेंगे ना, डिस्टॉर्शन नहीं रहेगी। अहमद खान। अटेंडेंस अपलोड कब करेंगे पोर्टल पे? तुम तुम्हारी तो हसन अहमद अटेंडेंस कुरैशी। ओके। हेलो सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। हेलो। ये मैं कौन है? सर हसन अहमद कुरैशी। ठीक है सर हसन अहमद कुरैशी भी लगा दिएगा। ठीक है। ओके फिर सर मोहम्मद तहसीन की भी लगा दीजिएगा। ठीक है तहसीन, मुझे तुम्हारी आवाज आ गई। ओके फिर अल्लाह हाफिज। सर मेरी आ रही है नहीं आ रही है सर? मेरी ये मैं जो बकरे होते हैं ना, बकरे सर मैं हूँ सर हसन अहमद कुरैशी सर। मैं बकरे होते हैं ना, मैं जो करता है ना, सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। आ रही मुझे। ठीक है ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।